पहले आपको बता देते हैं कि आज के वो कौन से 5 सवाल हैं जिनमें आज का देश हित, लोकतंत्र हित और आपका हित छुपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि गूगल आपकी प्राइवेसी पर डिजिटल डाका डाल रहा है? डिजिटल डाका, और आपके फोन के जरिए आपकी हर संवेदनशील जानकारी चुराकर कंपनियों को बेच रहा है। पूरी खबर आगे। देश हित में दूसरा सवाल यह कि जहां दंगों से लेकर हत्या, बलात्कार और तलवारबाजी हो रही है, वो किसान आंदोलन है या अपराध का अड्डा? सीधा सवाल। तीसरा सवाल, देश हित में हम तीसरा सवाल उठाएंगे, दीदी के बंगाल में क्या सिर्फ दंगाइयों के मानवाधिकार हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल हिंसा की जांच करने गई मानवाधिकार टीम खुद हिंसा की शिकार हो गई। सोचिए, मानवाधिकार, बंगाल में मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है, सिर्फ दंगाइयों के मानवाधिकार। देश हित में चौथा सवाल हम उठाएंगे कि अयोध्या में लड्डू को लेकर साधुओं में महासंग्राम क्यों छेड़ा हुआ है? पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और देश हित में पांचवा सवाल ये कि इजरायल के सैनिक कैसे अदृश्य होकर फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहे हैं, और भारत के लिए फ्यूचर वॉर की तैयारियां कितनी जरूरी। देश हित के 5 सवाल, जवाब अब शुरू कर रहे हैं। तो देश हित में आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि गूगल कैसे आपकी जासूसी कर रहा है और आपकी निजी बातचीत कैसे बाजार में बेची जा रही है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपकी निजता पर गूगल के डिजिटल डाके की पूरी खबर और उसका मतलब क्या है, समझिए। खबर यह है कि आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई। गूगल ने संसद की स्थायी समिति के सामने माना कि कंपनी आपकी बातें सुनती है। मतलब यह कि गूगल से आपकी प्राइवेसी, निजता को खतरा है। हालांकि गूगल ने यह भी कहा कि वो संवेदनशील बातें नहीं सुनता है। मतलब बिना सुने कैसे पता लगेगा कि संवेदनशील है या नहीं है? इस पर संसदीय समिति का सवाल यही था कि भाई कैसे तय होगा कि गूगल लोगों की जो बातें सुन रहा है उनमें कौन सी बातें संवेदनशील है, कौन सी नहीं है? तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि सेंसिटिव है या नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि गूगल आपकी, हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहा है। तो लोग फोन पर क्या बात कर रहे हैं वो गूगल चोरी चुपके सुन रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमारी आपकी बातों को बाजार में बेचा जा रहा है। कैसे हमारी छोटी से छोटी जानकारी पब्लिक हो रही है, सार्वजनिक हो रही है। ये आपको समझाने के लिए जी न्यूज ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की मदद से आपके लिए एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि गूगल कैसे आपकी जासूसी कर रहा है, डिजिटल डाका। ओके गूगल। बस आपने ओके गूगल बोला और गूगल आपकी बातें सुनने लगता है। ये तो आप जानते होंगे। मोबाइल में मौजूद गूगल असिस्टेंट से वॉइस सर्च की ये सुविधा खूब पसंद भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल आपकी प्राइवेसी पर भी डिजिटल डाका डाल रहा है? गूगल आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। गूगल आपके दोस्त, रिश्तेदार, आना जाना, पसंद नापसंद हर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये डिजिटल जेम्स बॉन्ड गूगल देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के 132 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजर्स के लिए जितना ज्यादा सुविधाजनक है, उससे उतना ही ज्यादा खतरा है। ऐसा ही एक खुलासा आईटी मंत्रालय के संसदीय समिति के सामने खुद गूगल ने किया है कि गूगल आपकी बातें हर समय सुनता है, गूगल आपकी जासूसी करता है। ये अमृता है और ये इनकी दोस्त अमिका है। दोनों दोस्त हैं। इनका काफी समय फोन पर गुजरता है। कभी ये चैटिंग करती हैं, कभी सर्फिंग करती हैं, कभी मैसेंजर का इस्तेमाल करती हैं, तो कभी फेसबुक का। लेकिन ये हैरान रह जाती हैं कि जब कभी ये दोनों किसी बैग, कपड़े, जूते जैसी चीजों को लेकर बातें करती हैं, तो इनके फेसबुक पेज पर उनके विज्ञापन दिखने लगते हैं। तो ये लाइन जो क्रॉस होने वाली बात है, तो मुझे गूगल के लिए ये नेगेटिवली लग रहा है कि ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो प्राइवेसी है मेरे तक ही रहनी चाहिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि पर्सनल बात नहीं सुने, इसका क्या गारंटी? क्या गूगल मुझे ये लिख के दे सकता है कि मैं आपकी पर्सनल बातें नहीं सुनती हूँ? आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, स्पेशली वीमेन। आई थिंक वी डिस्कस एवरीथिंग एंड इफ दे आर रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन लाइक दिस, देन ये तो बहुत बड़ी concern है। yes.
अमृता और अमिका को ये तो पता था कि एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के जरिए गूगल को ये डेटा मिलते हैं और उन्हें विज्ञापन कंपनी तक भेजा जाता है, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये बातें रिकॉर्ड भी होती हैं और उन्हें गूगल के कर्मचारी सुन भी सकते हैं, तो ये सहमी हुई हैं। आपने देखा कि अभी किस तरह दो दोस्त यहाँ पर किसी विषय को लेकर के पहले आपस में चैट कर रहे थे, फिर उसके बाद वीडियो कॉल की और उसके थोड़ी देर के बाद उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट उनके फोन पर आनी शुरू हो गई। गूगल का कहना है कि वो सारी बातों को नहीं सुनता, यानी संवेदनशील बातों को नहीं सुनता। यह बहस का अगला विषय है। गूगल की जासूसी का एक और डेमो आप देखिए और समझिए कि जब आप फोन पर बातें नहीं भी कर रहे हैं, कैमरे या एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तब भी गूगल आपकी जासूसी करता है। इसकी पड़ताल में जी मीडिया संवाददाता ने एक साइबर एक्सपर्ट के साथ कुछ देर तक बातें की। बातचीत के दौरान 3 मोबाइल यूं ही टेबल पर रख दिए। इन दोनों की बातचीत में 2 शब्द बार बार इस्तेमाल किए गए। ये 2 शब्द रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर थे। चंद मिनटों की बातचीत के बाद जब इन्होंने गूगल के सर्च इंजन में केवल R शब्द टाइप किया तो इनके सामने वही दोनों ऑप्शंस दिख रहे थे। I am in Google search right now. ये हम गूगल पे हैं। ये हम इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल का जो सर्च इंजन है वो खोल रखा है, पूरी तरह से ब्लैंक है। आपको पूरा जो डेमो है ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं। सो इसमें मैं सिर्फ अभी कुछ बाय आर, ये देखिए इतने सारे रेफ्रिजरेटर, रेमडेसिविर, ये देखिए या दीज आर ऑटो सजेशंस गिवन बाय गूगल। ये तो रेमडेसिविर पूरा दिखा रहा है। हाँ, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑनलाइन, रेफ्रिजरेटर भी आ गया। देखिए रेफ्रिजरेटर भी आ गया है। ये एप्पल फोन है। ये देखिए दूसरा फोन, इसमें तो और प्रिसीजन में ये देखिए। अब आ जाइए आप, ये दूसरा फोन हम आपको दिखा रहे हैं। बाय आर करने में सिर्फ बाय आर, ये हमने पहले एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया, ये इस बार हम एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय आर हमने किया, हो सकता है वो रेडियो हो सकता था, आर से कुछ और प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन जो हमें सर्च इंजन ने दिखाया बिना हमारे सर्च किए, बाय रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाय रेमडेसिविर, बाय रेफ्रिजरेटर। आप सोच रहे होंगे गूगल के सर्च इंजन में रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर जैसे शब्द पहले सर्च किए गए होंगे, इसीलिए ऐसे ऑप्शंस दिख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर और जब इन दोनों ने बातचीत की और दोबारा सर्च किया तो रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर के ऑप्शंस नदारद थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी फोन से, महज 5 मिनट पहले हमने आपको डेमो करके दिखाया है। इन दोनों फोन से यहाँ पे बाय आर भी हमने किया था, तब आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर दोनों के यहाँ पे बाय रेफ्रिजरेटर, बाय रेमडेसिविर की जो यहाँ पर लिंक्स आ रहे थे, अब वो दोनों यहाँ से गायब हो गए हैं, क्योंकि हम जो हमारी बातें हो रही थी वो गूगल सुन रहा है। अभी भी गूगल हमारी बातें सुन रहा है, और जैसे ही उसने सुना और उसने ये दोनों के जो एक लिंक जो वो भेजता था उसने बंद कर दिए हैं। 2 फोन पे लाइव डेमो में करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में जो सिक्योरिटी है, कंसर्न है इस देश के, जो संसदीय समिति है, और संसदीय समिति ने अब जो IT मिनिस्ट्री के पास भेजा है, यकीनन तौर पर यह अब एक बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे साफ था कि गूगल का कोई प्रोडक्ट, एप्लीकेशन या सर्विस आपके फोन में मौजूद है तो आप 24 घंटे गूगल के रडार पर हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ भी हम जैसे सेंसिटिव बातें कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल फोन ऑफ करना ये ही एक ऑप्शन है। आपका जो मोबाइल फोन है, इसको आप अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको रूम के बाहर रखिए या सिंपली इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बिकॉज ये अगर स्टैंड बाय मोड पे है, दिखाई देने के लिए ऑफ मोड में है, तो भी ये डेटा सुन रहा है। पूरा आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये पूरी तरह से सुन रहा है। तो आपको ये मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ करना है या रूम के बाहर रखना है, यही 2 ऑप्शन है। कुछ उपाय अपनाकर आप गूगल की जासूसी से अपनी निजता का बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गूगल ने अभी संसदीय समिति के सामने एक बात कबूली है। न जाने यूजर्स के कितने और कौन से डेटा का इस्तेमाल गूगल कैसे कर रहा है, इसका अभी पता भी नहीं है। खासकर बातचीत रिकॉर्ड करने और सुनने के खुलासे के बाद
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर बड़ा खतरा दिख रहा है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। हालांकि कल की पेशी के बाद आज गूगल ने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी की। कहा कि अप्रैल में भारत में 27,700 शिकायतें पहुंची। गूगल ने 59,350 कंटेंट हटा दिए। ये भारत के नए आईटी कानून का पालन करने को लेकर ये पहली रिपोर्ट है जो आईटी रूल्स नोटिफाई किए गए थे फरवरी के महीने में। वैसे सोशल मीडिया कंपनियां भारत में कितनी मनमानी कर रही हैं, सरकार की नरमी का कितना फायदा उठा रही हैं, केंद्रीय मंत्री तक के हैंडल को, आईटी मिनिस्टर के हैंडल को ब्लॉक कर देती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ब्लू टिक को हटा देती हैं, अनवेरीफाई कर देती हैं। दुनिया के दूसरे देशों में इनका क्या हाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सुनाते हैं। रूस इन सोशल मीडिया कंपनियों को चीन की तरह ब्लॉक तो नहीं उसने किया है, लेकिन इन पर लगाम लगाने के तरीके की बात जरूर की है। सुनिए सोशल मीडिया पर रूसी कानून को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। То существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости там, и так далее и тому подобное. Что этим первым этапом так все и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог. Но так мы вроде понимаем, что нас слышат и कंपनियां डिजिटल दादागिरी करती हैं, डिजिटल गुंडागर्दी कह लीजिए, डिजिटल दादागिरी कह लीजिए, लेकिन अब असल गुंडों की दादागिरी, उपद्रवी, आंदोलनकारी नहीं, किसान नहीं। देश हित में पूरे देश को इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर 3-3 शाहीन बाग बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम शाहीन बाग क्यों कह रहे हैं। भाई शाहीन बाग जो था वहां पर भी रास्ते को ब्लॉक किया गया था, वहां पर भी कुछ लोगों की एंट्री बैन थी, जाने नहीं दिया जाता था, पुलिस वालों की एंट्री वहां पर एक तरीके से बैन थी। अब ऐसे ही 3 शाहीन बाग बन गए हैं, सिंगू, टीकरी, गाजीपुर। जिन लोगों ने 7 महीने से हाईवे पर कब्जा किया हुआ है 3-3 शाहीन बाग, जिन लोगों की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा के लाखों लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि मतलब बहू बेटियां नहीं निकल पाती है वहां से क्योंकि रास्ते बंद होते हैं। जिन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर अपराध का अड्डा बना दिया है, जो लोग हल की जगह तलवारें लेकर घूम रहे हैं। किसानों का हथियार तो हल होता है, तलवारों का क्या काम। खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, दंगों के आरोप हैं, उन्हें किसान तो नहीं कहा जा सकता। आज हम देश हित में फिर यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि खबर समझिएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हिंसक टकराव हुआ। बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के काफिले पर अटैक हुआ। अमित वाल्मीकि के काफिले पर प्रदर्शनकारियों का पथराव हुआ। आंदोलनकारी रोड के दूसरी ओर बीजेपी के काफिले में घुस गए। देखिए 2 तरफ है ना वो NH-24 जो हाईवे है, एक तरफ ये आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ ये लोग थे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरी तरफ भी वो लोग क्यों हैं। वहां पर हिंसक झड़प हुई। किसान कह रहे हैं ये लोग हमारे मंच की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। किसान कह रहे हैं कि लोगों ने उकसाया, लेकिन उकसाया भी तो तलवारें कहां से आ गई आंदोलनकारियों के पास। लाठी, डंडे, भाले, तलवार, क्यों? हाथ में सब कुछ। आंदोलन है तो इसका क्या काम। आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को रोका, शीशे तोड़े। वीडियो तो इस तरह के आ रहे हैं कि जो आम लोग वहां से गुजर रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगाया। तो देशहित का सवाल है कि किसान आंदोलन मतलब के अड्डे से गुजरना इतना खतरनाक क्यों हो गया। हिंसा की ये तस्वीरें देखकर भला कौन ये भरोसा करेगा कि ये जगह देश की राजधानी का बॉर्डर है। अफसोस ये कि दिल्ली की संसद से करीब 40 किलोमीटर दूर ये गाजीपुर बॉर्डर है। ऐसा बॉर्डर जहां पिछले 7 महीने से कानून, सिस्टम और संविधान की बजाय दंगाइयों का राज चल रहा है। बीजेपी के नेताओं ने आज इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। बॉर्डर पर कार्यकर्ता बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने खड़े थे। आरोप है कि तभी बीजेपी के काफिले पर पथराव हुआ। आंदोलनकारी हथियारों के साथ सामने आ गए। खुद को किसान कहने वालों के हाथ में तलवारें दिखाई देने लगी। गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ। बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में
वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटी हो गई। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर अवैध कब्जे के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत के मुताबिक बीजेपी के नेता ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इनकी बात सुनने से पहले ध्यान रखिए, ये वही राकेश टिकैत हैं जो आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी के मौन समर्थक हैं और लाल किला हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई के विरोधी। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। लेकिन राकेश टिकैत क्या इस बात का जवाब देंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के 3 बॉर्डर शाहीन बाग क्यों बना दिए गए, जहां से गुजरने पर ऐसी हिंसा हो जाती है? अरबों रुपए के एक्सप्रेसवे पर 7 महीने से कब्जा है। रोजाना लाखों गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। दिल्ली की 3 बॉर्डर पर स्थायी तौर पर डेरा डाला हुआ है। टीकरी बॉर्डर पर ईंट सीमेंट के घर तक बना लिए गए। आंदोलन स्थलों पर बोरवेल से पानी का इंतजाम, हाई टेंशन तारों से तंबुओं में अवैध तौर पर बिजली चोरी करके तंबुओं में एयर कंडीशन का इंतजाम। सवाल यह भी है कि जिस आंदोलन में खालिस्तान का समर्थन हो, लाल किला हिंसा हो, बलात्कार हो, गैंगरेप हो, आंदोलनकारी किसी को जिंदा जला डालें, उन्हें आप किसान कैसे कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने राकेश टिकैत को देखा, उनका बयान सुना आपने? एक संतुष्टि का भाव था उनके चेहरे पर। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, संतुष्टि का भाव था। और वो बता रहे थे कि आगे भी कोई आएगा तो ऐसा ही होगा, कि बीजेपी के लोग आए थे और मुस्कुरा रहे थे राकेश टिकैत, कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर थी। बहरहाल देशहित में देखिए, हमारा यह मानना है कि देश की आम जनता को परेशान करने वाले, सड़कों पर कब्जा करने वाले ऐसे आंदोलन बंद होने चाहिए। मतलब उनके अधिकारों के लिए तमाम दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। उनके अधिकार अपनी जगह, उनकी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन किसी एक के अधिकार के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। किसानों के नाम पर चल रहे उपद्रवियों के आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई है। आंदोलन की वजह से दुकानों पर ताले लग गए हैं। सोचिए, जिनकी जीविका चल रही है, दुकानें बंद पड़ी हैं। आंदोलन स्थल के आसपास फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं क्योंकि आंदोलन हो रहा है। दिल्ली में फलों सब्जियों की आपूर्ति कम है। ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर। 600 करोड़ के टोल टैक्स का नुकसान कौन भरेगा? किसकी जिम्मेदारी? कारोबारियों को सामान दिल्ली से बाहर भेजने में दिक्कत। अर्थव्यवस्था को 27,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। आंदोलन की वजह से कारोबार ठप, लोग बेरोजगार। अब आंदोलन को क्या नाम दूं? आंदोलन या उपद्रव? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर हिंसा मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। जो हंगामा हुआ, जो मारपीट हुई, जो गाड़ियां तोड़ी गई, जो तलवारें नजर आई थी, लाठी डंडे, ये लोग कौन थे? आंदोलनकारी थे? कौन थे? पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब गाजियाबाद पुलिस हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करेगी। एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस। यहां पर लोगों के अधिकारों की परवाह नहीं। उधर बंगाल में भी मानवाधिकारों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ दंगाइयों के मानवाधिकार हैं, रोहिंग्याओं के हैं। बात बंगाल की। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद बंगाल की आम जनता पर अत्याचार पर एक अंतरिम रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई। हैरानी की बात यह है कि सबसे ताजा हमला जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पर हो गया। मतलब सोचिए, बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोगों के ही अधिकार, मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। मंगलवार को एनएचआरसी की टीम पर जादवपुर में अटैक हुआ तो टीम के मेंबर आतिफ रशीद भी बाल बाल बचे। सीआईएसएफ के जवानों पर भी जादवपुर में अटैक हो गया था। आज हाईकोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये ममता बनर्जी के बंगाल की तस्वीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जादवपुर में ये देखने पहुंची थी कि एक साथ 40 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे क्या कहानी है। और वहां पहुंचते ही लोगों ने इन पर हमला कर दिया। ह्यूमन राइट्स के एनएचआरसी की टीम के आतिफ रशीद इस हमले में बाल बाल बच गए।
করার জন্য এসছে এবং লোকাল পুলিশ आतिफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और बंगाल में मानवाधिकार की हालत दुनिया के सामने रखी। बंगाल का हालत कितना गंभीर है ये एनएचआरसी टीम का भी मालूम होना हो गया। एनएचआरसी की टीम की शिकायत है कि जब जादवपुर में उनके ऊपर हमला हो रहा था तब बंगाल की पुलिस उन्हें छोड़कर भाग चुकी थी, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास हमले की कोई शिकायत तक दर्ज नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को अंदर ढुकने नहीं दे रहे, जो पीड़ित लोग हैं इनसे मिलने नहीं देते हैं, पीड़ित लोगों को पहले से धमका चमका के रखा है, धमकी दे के रखा है कि इनसे मिलेंगे तो बाद में आपका हाल खराब हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति में आज ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो प्रतिनिधि है इनके ऊपर हमला हो गया। सरासर हम लोग जो हमारा जो दावा था वो प्रमाण हो गया है पश्चिम बांग्ला के वर्तमान स्थिति क्या है। वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। सील बंद इस रिपोर्ट में चुनाव के बाद बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा का सच है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को लेकर जब सुनवाई हो रही थी तभी पेटिशनर प्रियंका टिब्रेवाल की तरफ से ये कहा गया कि एनएचआरसी की टीम कल जब जादवपुर पहुंची थी तब पुलिस की मौजूदगी के बीच उन पर हमला किया गया। तभी अटॉर्नी जनरल किशोर दत्तो की तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार ने इस एनएचआरसी टीम को पूछा था कि अगर वो शिकायत दर्ज कराना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये पूरा वाकया जो है वो रिकॉर्ड पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस शिकायत करने से क्यों मना कर दिया, वो जादवपुर की तस्वीरें देखकर ही पता चलता है, क्योंकि जब पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में हमला हो सकता है तो शिकायत का क्या अंजाम होगा साफ है। वैसे बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो हिंसा और अत्याचार झेल रहे हैं उसका पूरा खुलासा अभी बाकी है। अब देखना होगा कि अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट का क्या नतीजा निकलता है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। इसलिए बहुमत मिला था बंगाल में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.